अस्सलाम वालेकुम जी। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम जी जरा बात करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और जैसा हम देख ही रहे हैं कि इंडियन मीडिया बहुत ये बात कर रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान को ये कहा है कि वो इंडिया पे अटैक कर दे। ये बात पाकिस्तान को नहीं पता, लेकिन इंडियन मीडिया को पता है कि हम अटैक करने वाले हैं। तो अच्छा हुआ उन्होंने हमें भी बता दिया। मैं 2-3 दिन से शोज में जा रही हूँ और मुझे यही कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान अटैक करने वाला है। तो ऐसा हमने तो कुछ सुना नहीं है, लेकिन हाँ, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, जो पाकिस्तान और भारत के बीच में है, वहां पे जरूर वायलेशंस हो रही हैं। और आज भी हमारे 2 सिपाही जो है वो शहीद हुए हैं। इस बारे में हम बात करेंगे। हमें जी इंडिया से हमें ज्वाइन किया है कर्नल शैलेंद्र सिंह ने, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आप शो में आए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। और जी पाकिस्तान से हमने ब्रिगेडियर सैयद नजीर साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि डिफेंस एनालिस्ट है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर जी। सबसे पहले कर्नल साहब आपकी तरफ ही आऊंगी। क्यों आपका मीडिया बार बार ये बात कर रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान से कहा है कि वो इंडिया पर अटैक कर दे, जबकि पाकिस्तान में ऐसी कोई बात हमने अभी तक नहीं सुनी? आरजू जी क्या सुनना चाहेंगी? जो चीज मसालेदार हो, बिके, वो बोलूं, सच्चाई बोलूं, क्या चाहेंगी आप? सर सच्चाई बात कीजिए, बिल्कुल सच बात आप हमेशा करते हैं, वही कीजिए। कहे तो एक मसालेदार चीज का एग्जाम्पल दिया जा सकता है यहाँ पर, जी। क्योंकि क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पब्लिक, मीडिया और लोग आई डोंट नो व्हाई इस मसालेदार चीजों के पीछे ज्यादा जा रहे हैं और बड़ी सेंसेशनल होकर ये चीजें बिकती हैं। आप ही बताइए, मुझे बताइए, अगर आप कह रही हैं इंडियन मीडिया का कोई चैनल अगर ये कह रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान को कहा है कि इंडिया के ऊपर अटैक करे, भाई ऐसा कौन सा थर्मामीटर है, ऐसा कौन सा स्टेथोस्कोप है उस मीडिया, उस चैनल के पास कि उसने चाइना के दिल पर भी लगा दिया, पाकिस्तान के दिल पर भी लगा दिया और हिंदुस्तान के दिल पर लगा दिया, 3 अलग अलग कंट्री, अलग अलग जगह, और उसे सुपर इंटेलिजेंस से पता चल गया कि ऐसा होने वाला है। These are, to tell you very honestly, these are only sensationalizing so that probably लोग उनके तरफ अटेंशन करें। मुझे नहीं समझ आता, ये तो वो वाली बात हो गई कि कल अगर इंडिया को कोई बोल दे, कोई भी देश, कि आप पाकिस्तान या चाइना पर अटैक करो, तो क्या इंडिया इतना बेवकूफ होगा कि ये बात मान जाएगा? अरे भाई, अगर मैंने अटैक करना है तो मैं अपने हिसाब से चलूंगा, मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। 50 साल से क्या किसी ने कहा है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर शेलिंग होनी चाहिए? हो रही है ना? क्या बड़ी बात है? ये हमारा आपसी मामला है। हम किसी भी वजह से इस चीज को नहीं देख पाते, लेकिन जिसके बीच में चाइना के कहने से एक्चुअली हो क्या रहा है कि कोई ना कोई इसको ट्रिगर करना चाह रहा है कि कुछ रिएक्शंस मिले, कुछ सेंसेशनल न्यूज मिले कि यस भाई, पाकिस्तान जो है वो टोटली चाइना का गुलाम है या उनका रिमोट कंट्रोल पर है, और क्योंकि चाइना का इंडिया के साथ झगड़ा चल रहा है, उस वजह से वो रिमोट कंट्रोल से पाकिस्तान को चलाएंगे और पाकिस्तान चल पड़ेगा। लेकिन जमीनी हकीकत इससे सैकड़ों मील, 180 डिग्रीज ऑपोजिट डायरेक्शन। आई डोंट थिंक एट ऑल कोई भी देश किसी दूसरे के देश के कहने पर अटैक करता है, या कोई भी देश किसी दूसरे देश की लड़ाई लड़ने के लिए भी आता है। बिल्कुल सही। मैं यही बात लेके ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ चलूंगी। आपने बात सुनी कर्नल साहब की, आपको क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि चाइना की वजह से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात और खराब हो जाएं? जी बहुत शुक्रिया आरजू। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, कर्नल साहब से मैं एग्री करता हूं कि हमारा जो मीडिया है, स्पेशली जब इस किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं, इस किस्म के बेतुकी चीज़ें बताई जाती है,
और फिर उसके लिए वो मसालेदार हो या चटखारेदार हो या जूसी न्यूज़ आप उसको कह सकते हैं। लेकिन इससे न मीडिया अगर कोई उसकी रेटिंग बढ़ जाती है, लेकिन ओवरऑल मॉरल ग्राउंड पर देख ले या उसके क्रेडिबिलिटी को देख ले या उसके हकीकत के साथ उसका मुवाजना कर ले, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है जो कि आजकल का मीडिया इस किस्म की चीज़ें चलाता है। दूसरी बात ये थी कि आया ये सेंसेशनलिज्म ये कहाँ से आता है और किसका एजेंडा ये पूरा करता है। तो एक बात तो ये है कि शायद ये जो कोल्ड वार की बात हो रही है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, और उस कोल्ड वार को कुछ उसमें मसाला, उसमें कुछ इस किस्म की चीज़ें डालने के लिए वो एक फ्रंट का किरदार अदा कर रहा है वो मीडिया चैनल या वो मीडिया हाउस। या दूसरी बात यह आ जाती है कि शायद अमन उनको फायदा नहीं देता और जंग जो है, जंग के बादल उनको ज्यादा बेहतर लगते हैं कि वो रोज बरसे। और तीसरी बात यह आ जाती है कि कुछ मेरे ख्याल में कि मेंटल सिकनेस की भी बात होती है या स्टेट ऑफ माइंड की भी बात होती है, तो वो स्टेट ऑफ माइंड को इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं। और तीसरी बात ये भी आ जाती है कि कुछ इसके लिए जो बैकग्राउंड ढूंढा जाता है, तो वो ये ढूंढा जाता है कि देख लो लद्दाख में तो फौजें आमने सामने है, LFC पर फौजें आमने सामने और गोलाबारी भी हो रही है, नए ट्रूप्स भी इंडक्ट हो रहे हैं। अभी 14 कोर को एक नए डिवीजन भी मिल गया है, उसको आगे भेजा जा रहा है। ये उनके वो जो नैरेटिव्स को एक क्रेडिबिलिटी देने के लिए इस किस्म की चीजें बताई जाती है। और अगली बात ये भी जाती है कि देख लो इंडिया तो तैयार है 2.5 फ्रंट के लिए, वार के लिए, और उसके लिए फिर जनरल मुकुंद को या VP सिंह को उनको भी कोट किया जाता है कि उन्होंने भी इस बात की थी। और तीसरी बात यह आ जाती है कि पाकिस्तान ने अगली बात चौथी कि पाकिस्तान ने नया नक्शा बनाया है और उस नक्शे में तो गिलगित बल्तिस्तान और उनका जो सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत दोल, वो तो वहां पर जो रशिया में कॉन्फ्रेंस हो रहा था वो कॉन्फ्रेंस से भी उठ गया। तो ये चीजें वो लीड करते हैं उसको कि अभी चाइना पाकिस्तान को उकसा रहा है कि वो जंग शुरू कर दे, तो फिर उस जंग में जो चाइना है वो भी कूद पड़ेगा और इसी तरीके से वो बात सच्ची हो जाएगी कि 2.5 फ्रंट वार और इसके बाद जो बाकी चीजें हो रही है। तो मेरे ख्याल में कि दोनों बल्कि तीनों बहुत रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं। सबसे बड़ी आबादी जो है यहाँ पर है, तीनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। और चौथी बात ये है कि सेनेटी मेरे ख्याल में कि अभी तक है, लेकिन उस सेनेटी को जो वार मॉन्गर्स हैं वो उसको डिफीट करना चाहते हैं, उसको स्पॉइल कराना चाहते हैं। और अगर किसी की ख्वाहिश है जंग, तो फिर जाहिर है कि जंग के लिए फिर इस किस्म के फरमूदात या इस किस्म के चीज़ों को, नैरेटिव्स को या इस किस्म के सेंसेशनल न्यूज़ को सामने लाया जाता है। और इसके पीछे कौन है, ये तो इंडिया का मसला है कि इसको देखा जाए कि आखिर इससे उनको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और इससे खित्ते के अमन को फायदा है या नुकसान है। और तीसरी बात है कि इससे ट्रेड या जो डेवलपमेंट है उसको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। क्योंकि जंग के जमाने में तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, न पाकिस्तान में, न इंडिया में, न चाइना में। तो आखिर इस किस्म की चीजें क्यों हो रही है? और फिर इससे एक खौफ फैलेगा इस इलाके में, उस खौफ के जिम्मेदार कौन है? तो ये मेरे ख्याल में कि एक सिक माइंड स्टेट है और इस वहां पर ये बिक्री बिकती है, तो तब मेरे ख्याल में इस बिक्री को वो लोगों को सामने लाते हैं। सही जी। कर्नल साहब आपने बात सुनी ब्रिगेडियर साहब की, आप एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे? आरजू जी, मैं ऐसा समझता हूं कि जरूरी नहीं है कि दो इंटेलिजेंट माइंड हर चीज पर एग्री करें, अपनी अपनी सोच हो सकती, उसमें मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। यस, मैं पार्शली उनसे एग्री भी करता हूं, उनके अपने विचार हैं,
कुछ बातों में हो सकता है कि मेरे विचार उनसे वाई जंक्शन के तौर पर शायद लेफ्ट जा रहे हो या राइट जा रहे हो। मैं एक दो चीज अगर आपको बता पाऊं और समझा पाऊं तो बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये समझाना चाहूंगा। पाकिस्तान अगर इंडिया पर अटैक करेगा, मैंने आपको डिक्लेयर किया अपनी सोच के हिसाब से, वो अपने ऑप्शंस देखकर डिक्लेयर करेगा, वो किसी और के ऑप्शंस देखकर नहीं करेगा, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर करेगा। और ये बात भारत के लिए भी उतनी ही एप्लीकेबल है। मैं भारत और पाकिस्तान की सिर्फ बात कर रहा हूँ, बीच में चाइना की नहीं कर रहा इस समय। अगर वो दोनों देश लड़ाई करेंगे, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए करेंगे कि उन्हें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो अपने ही ऑप्शंस देखेंगे कि क्या मुझे करने में कितना फायदा है, कितना घाटा है, और अगर फायदा हो रहा होगा तो शायद वो करना चाहेंगे। वो अपने पब्लिक ओपिनियन को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे दोनों देश, क्योंकि हमारे देश चाइना की तरह नहीं चलते जहां सिर्फ एक डिक्टेट चल जाता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में पब्लिक ओपिनियन अपने आप में सबसे बड़ा वॉर क्रिएटर भी हो सकता है, वॉर रेस्ट्रिक्टर भी हो सकता है। वो रेस्ट्रिक्ट करेगा आपको कि नहीं कर सकते आप वॉर। मैं कहता हूं दोनों देश अपनी अपनी आर्मी के हिसाब से वॉर करेंगे। मेरे को लगता है दोनों देश अपने अपने पॉलिटिकल विल के हिसाब से लड़ाई करेंगे। चाइना कहां से बीच में आ गया? और चाइना होता कौन है? ये जो भी चाहे वो इंडियन मीडिया का हो या किसी भी मीडिया का हो, मैं दोनों तरफ की मीडिया को इसलिए सो कॉल्ड ब्लेम करता हूं कि अगर इंडिया मीडिया ने ये सोच चलाई, आप उसे कवर कर रही हैं, दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। मतलब दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी इस न्यूज को लेने की अब दोनों की है, चाहे इंडियन मीडिया हो चाहे पाकिस्तान मीडिया हो। सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि चाइना और इंडिया की फौज आमने सामने है। बिल्कुल है, क्या शक है? आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टेक्ट चल रहा है, कुछ जगह पर 100 मीटर्स का फर्क है। आपने कहा गोलाबारी चल रही है, मेरे ख्याल वो शायद गोलाबारी वर्ड इस्तेमाल करना थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यस, 2 बार गोली चल चुकी है और दोनों ही बार गोली हवा में चली है। मुझे लगता है दोनों ही देश बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान इंडिया के उस पर चल रही। अच्छा, ओके, आई एम सॉरी सर, मेरे को लगा चाइना के बारे में। आई एम सॉरी अगर आपने ये बोला। जहां तक डिप्लॉयमेंट के सवाल है, चाइना के साथ हमारा डिप्लॉयमेंट भी है, पाकिस्तान के साथ हमारा डिप्लॉयमेंट। और अब आगे बात के गोलाबारी अगर हमारी पाकिस्तान से चली है, पिछले 50 साल में कब नहीं चली है? क्या बड़ी बात है? उसके बावजूद 50 साल का अगर आप एवरेज लें, हमारे बीच में लड़ाई तो नहीं हुई। आप कारगिल को मत लीजिए एज अ लड़ाई, मैं उसको स्कर्मिश के तौर पर ले रहा हूँ, मिस एडवेंचर के तौर पे ले रहा हूँ, जो भी वर्ड्स आप इस्तेमाल कर लें। आई कॉम्प्लीमेंट दैट। नहीं, I'm trying to be very frank with you. I'm being frank with you. We cannot treat Kargil as a full-fledged लड़ाई। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं। इसी तरह आपने कहा कि किसी भी देश की अगर ख्वाहिश है जंग की, मुझे नहीं लगता। थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, थोड़ा सा लाउड, आपकी आवाज कम आ रही है। ओके ओके। जहां तक ख्वाहिश की बात है, ख्वाहिश मुझे नहीं लगता तीनों देश में से किसी की भी होगी लड़ाई करने की, क्योंकि ख्वाहिश के साथ जो उसकी कॉस्ट है, उसके लॉसेस हैं, वो किस कीमत पर आप अपनी ख्वाहिश। आप एक बात बताइए, किसको ख्वाहिश नहीं है कि वो रोल्स रॉयस में चले? लेकिन क्या रोल्स रॉयस में चलने के लिए हर वो आदमी उतनी मेहनत या उतनी चोरी करने को तैयार है? मुझे नहीं लगता कि तीनों देश के अंदर इस तरह की कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि यस मुझे लड़ने से मतलब मुझे लड़ना ही चाहिए, वो मेरा प्रेस्टीज सिंबल है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जैसा मैंने कहा, शायद कारगिल वॉर एक अपने आप में लड़ाई का शेप ले सकती थी, नहीं लिया। तीनों ही देशों में वो लड़ाई की ख्वाहिश नहीं थी। डिफरेंसेस है, अपॉर्चुनिटी का मामला है, वगैरह वगैरह, वो सब अलग है। देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि कोई भी इंडियन अगर लड़ाई के बारे में बात कर रहा है, चाहे वो चैनल हो चाहे वो कोई भी हो, मुझे लगता है वो इसलिए बात कर रहा है क्योंकि ऐसा पिछले कुछ दिनों में हर जगह माना जाता है कि शायद इकोनॉमिकली चाइना पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा से रखता है, कंट्रोल रखता है कि ये हम आपको सी पैक दे रहे हैं, जहाज दे रहे हैं, वगैरह वगैरह, जो भी कहना चाहे। इस वजह से शायद कह जाए कोई। दूसरी बात, वो शायद इसलिए भी कह रहा होगा या उसकी सोच होगी कि अपने आप में पाकिस्तान अगर
मैं अगर वर्ड बड़े जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान किसी भी तरह से कोई अपॉर्चुनिटी देखता है और अगर उसकी ख्वाहिश है कि उस अपॉर्चुनिटी से उसके कुछ एम हीट हो सकते हैं, तो ये इस वजह से टू फ्रंट वॉर या 2.5 फ्रंट की बात चलती है कि अगर चाइना इंडिया को एंगेज करके रखेगा तो हो सकता है स्ट्रैटेजिकली टैक्टिकली पाकिस्तान अपने एम्स अचीव करने के लिए वो फ्रंट खोल दे। इसको हमने अपनी लैंग्वेज में या मीडिया ने अपनी लैंग्वेज में बोल दिया कि चलिए जी उसका जो इकोनॉमिक बागडोर है वो चाइना के हाथ में है, तो अगर चाइना विल ब्लिंक द आई सो इसलिए शायद पाकिस्तान इमीडिएटली अपना फ्रंट खोल देगा। लेकिन मैं अगेन आपको बोल रहा हूं, अगर इस तरह की बात सही है तो आप मुझे बताइए कि जब कभी भी पाकिस्तान ने किसी भी तरह का लिमिटेड, छोटा बड़ा मोटा जो भी कहना चाहे, अगर कोई कोशिश इंडिया के खिलाफ करी है, तो क्या चाइना उसकी लड़ाई लड़ने आया है? क्या चाइना ने अपने कोई स्पेशल मोबिलाइजेशन किए हैं? क्या चाइना ने अपने एयरक्राफ्ट उस इलाके में भेजकर कोई मदद करने की कोशिश करी है? देखिए आजकल कंट्रीज बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान, चाइना शायद हमें ब्लेम करे कि यूएस आपकी तरफ है। भाई यूएस अगर हमारी तरफ है, कौन सा जहाज उनका हमारे यहाँ आके लग गया? कहाँ उन्होंने अपना कोई एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन में रख दिया कि आप चिंता मत करिए, साउथ चाइना सी में हम सब कुछ देख लेंगे? उसने अपनी एक्सरसाइज करी, अपना चला गया। वो एक डोमिनेशन के जो स्टेप्स हैं, काउंटर स्टेप्स हैं, ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में दिखावे का जो मामला है वो उसने किया और चला गया। आपको क्या लग रहा है हम बेवकूफ हैं कि अगर आपका एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में आया और वापस चला गया तो अब हम लड़ाई लड़ लेंगे? हम लड़ाई लड़ेंगे अपने बलबूते पर, अगर हमें वो सूट कर रही है, हमें वो मजबूर कर रही है। अगर हमारा पंचशील का मामला चाइना के साथ है और अगर हम देखते हैं कि नहीं जी, ये बड़ा लाइव एग्जांपल है, 3 महीने हम बात करते रहे चाइना से, ये मतलब आप भी इवैल्यूएट कर सकते हो कि 3 महीने उसने एक बार भी नहीं माना कि वो गलत है। चलो कोई बात नहीं, वो एक बार नहीं माना कि जो बातचीत हो रही है उस हिसाब से वो चल ले। लेकिन 29-30 अगस्त की रात को सडनली कुछ ऐसा हुआ कि एकदम से बातचीत भी करने को राजी हो गए आप हमको अब बोलने शुरू कर दे जो अब 3 महीने तक हम आपको बोल रहे थे कि यू आर दी एग्रेसर वगैरह वगैरह वगैरह। आज आप हमें बोल रहे हैं कि जी आपने एग्रेशन किया है, आप पीछे जाइए। अब आप ही बात कर रहे हैं कि आप इस इलाके से हटे, हम उस इलाके से हटे। क्यों? क्योंकि ब्रिगेडियर साहब अच्छे से जानते हैं जितनी नेगोशिएशन होती है दे आर ऑलवेज सीन फ्रॉम द पोजीशन अडॉप्टेड बाय द कंट्री एंड द मिलिट्री, फ्रॉम द ताकत, फ्रॉम द स्ट्रेंथ। आपके पास मेरा 100 किलोमीटर है, मेरे पास आपका 2 किलोमीटर है, जनाब मैं हाथ जोड़ के ही बात कर पाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन जैसे ही पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर चाइना का कोई भी एम साउथ पेंगांगसो की तरफ था, उसे अब वो दिख गया कि ये ब्लॉक हो गया, किसी हालत में नहीं हो सकता। जहां तक देपसांग वाली बात है, देपसांग में उसे भी पता है, हमें भी पता है कि इलाका इतना खुला है कि बिल्कुल एक ओपन वॉरफेयर हो जाएगी। देखिए टैक्टिकल और स्ट्रेटजीज के बारे में कोई ये नहीं कह पाएगा कि उसने बहुत ज्यादा देख लिया और मैंने कम देखा। अगर स्पंगुर गैप 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर का है, हो सकता है चाइना सोचता हो कि 1.25 किलोमीटर का है, मैं सोच सकता हूँ 2.25 किलोमीटर का है। इंची टेप लेके किसी ने नहीं नापा। These are only calculated from maps. These are tactical appreciations, but it is a viable gap. अगर कोई मेरे टैंक, चाइना के कोई टैंक है, चाइना की थिंकिंग के हिसाब से कोई भी अगर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और हर तरह का आर्टिलरी अगर आ सकता है इंडिया में, तो स्पंगुर गैप में ही आ सकता है। अदरवाइज साउथ में आपके पास कोई जगह नहीं है, आपकी वो जगह अटक गई, आज आप बात करने को राजी हैं। सो मेरा सोच है आपके लिए भी, आप अपने तरीके से इंटरप्रेट करिए जरूर। लड़ाई हर कंट्री अपने ही बलबूते पर कर पाएगा, किसी के कहने से, किसी के होप में कि शायद 25, मैं बोलता हूं इंडिया बोलता है कि कम से कम 70 कंट्रीज ने चाइना को आइसोलेट किया है, 70 में से किसने अपनी फौज भेजी? अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान को शायद बहुत तगड़ा सपोर्ट है चाइना का, भाई साहब कारगिल में चाइना कहां था, क्यों नहीं था?
आप बताइए FATF, अदरवाइज आज चाइना आपका चेयरमैन है, अगले दिन सवेरे उसने आपको क्यों नहीं निकाल दिया FATF के ग्रे लिस्ट से, उसको व्हाइट क्यों नहीं कर दिया? ये सब कहने वाली बातें हैं, बेवकूफ बनाने वाली बात है। आप और मेरे जैसे अनफॉर्चुनेटली अपने बॉर्डर के वो लेकर और अपने अपनी गोले खोल देते हैं, गोलाबारी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें 50 साल से आदत पड़ी हुई है। इसको कभी कभी मीडिया या कोई इंटरप्रेट कर कर मसाला डाल देता है कि जी लड़ाई होने वाली। लड़ाई तो 50 साल से चल रही है भाई। लेकिन सर मैं यहाँ पे बिल्कुल अब ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले ये जरूर है कि मैं ये सोचती हूँ कि क्यों पाकिस्तान तो हरगिज मेरा नहीं ख्याल कि चाइना की जंग में पड़ेगा, क्योंकि हम पहले अफगानिस्तान भुगत चुके हैं। हम अफगानिस्तान की वॉर में गए थे अमेरिका के कहने से, और पाकिस्तान ने उसका बहुत नुकसान उठाया, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, आज तक हम भुगत रहे हैं। तो ब्रिगेडियर साहब ऐसा क्यों नहीं होता कि जैसे चाइना और इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट है कि जी गोलियां नहीं चलेंगी और बॉर्डर पे बस हाथापाई होती है, तो वो हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? क्योंकि आज भी बॉर्डर पे पाकिस्तान के 2 सिपाही शहीद हुए हैं LOC पे। तो हमारे दरमियान ऐसा कोई मुआहिदा क्यों नहीं होता कि हम गोलियां नहीं चलाएंगे, ताकि हमारे भी दोनों मुल्कों के जो सोल्जर्स हैं उनकी जान बचाई जा सके। इसलिए कि ये 50 साल से मार रहे हैं एक दूसरे को हम लोग, और कोई जीत कोई भी नहीं रहा। लेकिन जिनकी फैमिली का कोई एक इंसान भी चला जाता है, उनको पता होता है, चाहे वो भारत के हो चाहे वो पाकिस्तान के हो, एक ही जैसा हाल होता है उनके माँ बाप का, उनके बीवी बच्चों का। क्यों नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट होता कि हम गोलियां नहीं चलाएंगे? देखो, बहुत अच्छी बात है कि गोली नहीं चलनी चाहिए, दो नेबर्स के दरमियान अमन हो और दोनों मुल्कों के जो आवाम है वो तरक्की करे और वो बजाए बिलिजरेंट स्टेट के और वो फ्रेंडली स्टेट बन जाए, गुड नेबर्स बन जाए। ये एक अच्छी ख्वाहिश है, लेकिन ख्वाहिश एक जगह पर है और दूसरे तरफ पर जो ग्राउंड रियलिटीज है या जो फ्रिक्शंस है या जो बोन ऑफ कंटेंशंस है या जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो मुतनाज़ा मसाइल हैं और उनको हल करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है दोनों मुल्कों के जो भी पॉलिसी मेकर्स है, जो भी स्टेक होल्डर्स है और जो भी उनके पॉलिटिकल लीडरशिप हो व मिलिट्री लीडरशिप हो व उनके वो स्ट्रेटेजिस्ट हो या उनके मीडिया हो या उनके थिंक टैंक हो या एकेडेमिया हो या सारे, सबकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इस जिम्मेदारी को दोनों मुल्कों ने अपने तौर पर क्यों अभी तक नहीं निभाया, ये बड़ा क्वेश्चन है। और वो बड़ा क्वेश्चन ये है कि कंपोजिट डायलॉग भी हुए और इसके अलावा वो जंगें भी हुई, उसके बाद भी सीजफायर्स भी हो गए और उसके बाद मतलब है कि इलाफसी भी या जो भी आप उसको कह दे ये भी वजूद में आए, या इसके अलावा जो कैदियों के तबादले थे वो भी हुए, ट्रेड भी दरमियान में हुआ, आपस में और जो पॉलिटिकल लीडरशिप बाकी लीडरशिप का आना जाना भी हुआ। लेकिन उसके बावजूद आपका जो सवाल है वो अपनी जगह पर कायम है और वो क्यों नहीं हो पा रहा है, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? मेरे राय के मुताबिक या सोच के मुताबिक 3-4 चीजें हैं। एक चीजें तो ये है कि आया उस स्टेचर की पॉलिटिकल लीडरशिप है दोनों मुल्कों में जो कि इतना उनका स्टेचर हो ताकि इन मसाइल को हल कर सके, कुछ दो की बुनियाद पर या उनके लिए जो बैनुल अक़वामी उसूल है उसके बुनियाद पर या उनके लिए जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो मुआहदे हैं उनके उसूलों के बुनियाद पर। कम अज कम बातचीत तो चलनी चाहिए थी, वो बातचीत भी नहीं चल रही। एक तो ये अलमिया है। दूसरा बड़ा अलमिया ये है कि अगर एक मुल्क जो मुतनाज़ा इश्यूज हैं उन इश्यूज को अगर वो बायलिटरली चेंज करते हैं, उनके स्टेटस को या उनके पोजीशंस को या वहाँ पर जो बैनुल अक़वामी क़वानीन है या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उसको बालाए ताक रख कर चेंज करता है। तीसरी बात ये है कि अगर वहाँ पर जिस इलाके के बारे में
बातचीत हो रही है या जो जो मुतनाज़ा तस्लीम किए गए हैं और उनके लोगों पर या उनके लोगों पर जिस किस्म के मैं कहता हूं कि हालात आ रहे हैं, अगर मैं ज्यादा हार्ड वर्ड इस्तेमाल या वो वर्ड इस्तेमाल नहीं करता जिसके वजह से कर्नल साहब एक्सेप्शन ले ले, लेकिन वहां पर जो हालात आ रहे हैं वो हालात एक बैनुल अक़वामी तौर पर भी एक्सेप्टेबल ना हो, वो बायलैटरल तौर पर भी एक्सेप्टेबल ना हो, और वो इंसानी हुकूक के लिहाज से उसके लिए भी एक्सेप्टेबल ना हो, या पॉलिटिकल वैक्यूम या पॉलिटिकल उसके विल के लिए भी एक्सेप्टेबल ना हो। तो क्या ऐसे हालात में फिर जो दूसरा मुल्क होता है उसको क्या करना चाहिए? फिर जाहिर है कि इस किस्म के खदशात पैदा होंगे कि जंग हो रही है, इस किस्म के खबरें आएंगी जूसी न्यूज कि भाई वो तो उसके कहने पर हमला कर दे। देख लो, चाइना ने, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस किस्म की चीजें हुई है तो इन चाइना ने पाकिस्तान को अपना फैसला खुद करने का और उसके कंसिक्वेंसेस का सोचने का और अमन को ज्यादा तरजीह देने का एडवाइस किया है। एक तो ये बात मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ। दूसरी बात ये है कि आया इन तीनों मुल्कों के दरमियान जो न्यूक्लियर पावर है और जो सबसे बड़ी आबादी है, इनके दरमियान जंग का सोचना या जंग के लिए किसी को उकसाना, मेरे ख्याल में कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है। तीसरी बात ये बात भी आ जाती है कि अगर इन दोनों बड़े मुल्कों के दरमियान इस किस्म की लीडरशिप नहीं है तो क्या दोनों मुल्कों में इंतखाबात नहीं होते? उनके अवाम में ये सोच नहीं है कि हमने किस किस्म के लोगों को सामने लाया है जो कि वो जंग के तबल बजाते हैं, वो जंग को मुसल्लत कर लेते हैं और जंग के लिए वो बहाना ढूंढते हैं, या जंग के तैयारियों के साथ वो हुकूमत में, इन्हें मतलब है कि दूसरे मुल्क के बैशिंग पर वो इंतखाबात जीतते हैं, या दूसरे मुल्क के जो मुतनाज़ मसाले उसको हल न करने, एक तरफा तौर पर उनको हल करने की या उनको दबाने की कोशिश करेंगे, उस पर उनको वोट देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़े अलमिए हैं और इस अलमिए को एड्रेस करना सबसे बड़ी बात तो ये है कि सेन लीडरशिप आनी चाहिए, उस स्टेचर का लीडरशिप आना चाहिए जो इन मामलात को तय करे, इनको हल करे, क्योंकि इससे अभी तक लड़ाई से दोनों मुल्कों को कुछ हासिल नहीं हुआ है और ना अमन के बातचीत से वो इतने आगे बढ़े हैं कि हम समझे कि भाई इन्होंने मसाइल को हल करने की इतनी बड़ी कोशिश की है कि वो हल के करीब पहुंच गए और वो हो जाएंगे। और तीसरी बात ये है कि ये मुसलसल एक गैर यकीनी की सूरत हाल जो है, ये जो LFC की वायलेशन है, ये जो दोनों तरफ पर लोग जो आबादी है, मासूम आबादी जो निशाना बनते हैं, इसके अलावा वहाँ पर जो लॉकडाउन या और बाकी चीज़ें चल रही है, और तीसरी बात ये है कि वहाँ पर चाइना के लिए भी आप अगर फौजें भेज रहे हैं और फिर ये बहाना बने कि 2.5 फ्रंट वार और इस किस्म के वार गेमिंग होती है कि कोई उकसा रहा है और कोई जंग के लिए कमर कस रहा है, तो मेरे ख्याल में इसकी फिर बेखनी करने के लिए ये कि टेंजेबल टर्म्स में आप पीस की तरफ, आप नेगोशिएशन की तरफ, आप हालात को ठीक करने के लिए शेपिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, बेहतर एनवायरनमेंट को लाने के लिए कोशिश करें। तो अफसोस की बात है कि न कंपोजिट डायलॉग चल रहा है, न कंप्रिहेंसिव डायलॉग चल रहा है, और यहाँ तक कि मजीद बेलिजरेंसी की तरफ जा रहे हैं और मजीद जंग के बादल या जंग के जो नक्शे हैं या जंग के जो तबल हैं वो बजाए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये वेरी अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट, और इसमें बड़े मुल्क पर बड़ी जिम्मेदारी है, छोटे मुल्क पर कम जिम्मेदारी है। चाइना पर सबसे बड़ी रीजन का है, इंडिया पर उसके बाद है और पाकिस्तान पर उसके बाद है, फिर रीजनल ममालिक की और फिर वर्ल्ड पावर की जिम्मेदारी। बिल्कुल सही जी कर्नल साहब, आपने बात सुनी, लेकिन यहाँ पे वही मैं बात कहूंगी कि सर हो सकता है बहुत फ्रेंडली रिलेशंस तो ना हो इंडिया पाकिस्तान के, लेकिन कम से कम ये गोलियां चलाना ना हो, ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाना चाहिए।
मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे सवाल है कि जी बहुत अच्छे रिलेशन क्यों ना हो, ये सोच क्यों आप मार रही हैं कि अच्छे रिलेशन हो सकते हैं? आप क्यों ये सोच रही हैं कि बहुत अच्छे रिलेशन ना हो लेकिन गोलीबारी भी ना हो? क्यों भाई, अच्छे रिलेशन क्यों ना हो? आपके सही पास ये हक नहीं है कि आप एक अच्छी जिंदगी जिए? मेरे पास ये हक नहीं होना चाहिए कि मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊं? क्यों हमें इस लड़ाई का बादल हमेशा अपने ऊपर रखना चाहिए? हमारे को हक है। जहां बिल्कुल तक आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा कि क्यों हल नहीं निकल पा रहा, मैं बताता हूं आपको क्यों नहीं निकल पा रहा। आपने बताया कि बॉर्डर वायलेशन हुए, गोलाबारी हुई, 2 सैनिक आपके हताहत हुए। अब इसमें होता क्या है आपके और हमारे देश में, सबसे बड़ी बात कि एज अ इंडियन मैं इसको सेंसेशनल बनाने के लिए क्या कहूंगा, अभी तो 2 ही मरे हैं, 200 और मरेंगे। लोग सुनना ये चाह रहे हैं एक्चुअली, लेकिन आज मैं आपको सरप्राइज करूं कि अगर इस तरह की भाषा जो अब इसके बाद में इस्तेमाल करने वाला हूं, अगर आपने ये इस्तेमाल कर दी, आप देखिएगा आज नहीं तो कल चीजें पलटेंगी। मैं कहता हूं सलूट है मेरा उन 2 जवानों को जिन्होंने अपनी जान अपने देश की वजह से देश के बॉर्डर के ऊपर दी। वी सल्यूट एज इंडियन आर्मी दैट यू गेव योर लाइफ फॉर योर कंट्री, वी रिस्पेक्ट इट। बिल्कुल लेकिन ये बात जो है ये चुभेगी, ये इसमें वो बिकेगा नहीं, ना आपके यहाँ बिकेगा ना मेरे यहाँ बिकेगा। जबकि सच्चाई कहती है, ब्रिगेडियर साहब अगर अपना दिल भी टटोलेंगे उनको यही नजर आएगा कि एज फौज वी रिस्पेक्ट द अदर फौज बिकॉज फौज इज डूइंग इट्स जॉब। बिल्कुल इट इज नॉट, इट इज नॉट कि वी वर बॉर्न एनिमी। आप मेरी शक्ल देख नहीं सकते, मैं आपकी शक्ल देख ही नहीं सकता, इसलिए हमारे बीच में हेटरेट होनी चाहिए। फौज अपनी लड़ाई लड़ती है अपने काम की वजह से, और इसलिए जब पीओडब्ल्यू बनते हैं, जब किसी दूसरे देश के सैनिक हमारे यहाँ मर जाता है तो उसे इसी वजह से आर्मी के तौर पर फुल ऑनर्स दिए जाते हैं। आप उसकी लाश को लात नहीं मारते, आप उसकी लाश को खराब नहीं करते, आप कोशिश करते हैं कि ये वीर सिपाही अपने देश में जाकर अपने तरीके से अपने रेस्ट जहां उसको जगह मिलनी चाहिए वो मिले। क्यों? क्योंकि हम भी ये एक्सपेक्ट करेंगे अपने फौज के लिए। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि 71 की वॉर, चाहे वो पाकिस्तान का कोई एंकर ले लीजिए या एक्सपर्ट ले लीजिए, चाहे इंडिया का ले लीजिए, क्या बातें होंगी, 96,000 पतलूने वहां टंग रही हैं। क्या तरीका है, बट क्या करें, बिकता है अनफॉर्चुनेटली। हमारा भी बोलते हैं आपके यहाँ क्या मतलब है भाई, अरे यार 2 फौज लड़ी थी, उसमें से किसी ने सरेंडर किया, अपनी सोच विचार करके सरेंडर किया, बात खत्म हो गई। 71 की पतलूने लेकर तुम अभी तक झगड़ा कर रहे हो कि किसकी पतलून कहाँ टंगी हुई है। एंड आई डोंट नो वो उसमें क्या किक क्या मिल रही है। ये जो किक मिल रही है ना जिन लोगों को, ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। आपसे मैं अनफॉर्चुनेटली डिसएग्री करूंगा कि ये जो हमारे बीच में फ्रिक्शन है, बोन ऑफ कंटेंशन है। भाई मुझे बताइए क्या फ्रिक्शन है, कौन सी बोन ऑफ कंटेंशन है? दीज आर ऑल आर्टिफिशियली क्रिएटेड वन। आप अटके हुए हैं कि मैं वो क्या जेएनके का ये वाला पार्ट नहीं लूंगा और वो वाला पार्ट लूंगा, मैं अटका हुआ हूं मैं जेएनके का वो पार्ट लूंगा और सारा लूंगा और कम लूंगा ज्यादा लूंगा। क्या तरीका है भाई? लेकिन क्या करें, हमने उसको बोन ऑफ कर, आप मुझे बताइए इसके अलावा हमारा बोन ऑफ कंटेंशन है क्या सिवाय जेएनके के? सही भाई ट्रेड आप हमारे साथ कर रहे हैं, बातचीत में हम हिंदी और उर्दू में बात कर रहे हैं, मुस्लिम जितने आपके यहाँ नहीं है उससे ज्यादा हमारे यहाँ है, तो इसलिए हिंदू मुस्लिम वाला मामला भी नहीं है। तो मामला फ्रिक्शन ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? इट इज ओनली क्रिएटेड, और क्रिएटेड भी अगर है, मैं दोनों देशों को चैलेंज करता हूँ, भाई सॉल्व करो ना। तुम्हें लगता है कि अगर पाकिस्तान ने ज्यादा ले रखा है, अरे अटैक करके खत्म करो मामला, करके तो दिखो। इसी तरह अगर पाकिस्तान को लगता है कि उसका न्यूक्लियर बॉम्ब ज्यादा बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसे इस्तेमाल करिए ना। लेकिन नहीं, क्योंकि रोटियां कहां सिकेंगी, रोटियां इन्हीं चीजों पर सिकेंगी, इन्हीं चीजों पर गवर्नमेंट्स बनेंगी, इन्हीं चीजों के ऊपर मिलिट्री गवर्नमेंट्स बनेंगी, चाहे वो आपके यहाँ हो चाहे कहीं भी। अपना अपना नजरिया है। तो जहां तक अगर हम ब्लेम करें पॉलिसी मेकर कहां से आता है? आप और मैं वोट देते हैं वहां से आता है। क्या करें, बेवकूफ बन रहे हैं ना हम लोग।
आपके यहाँ मिलिट्री आपको शायद बेवकूफ बनाकर कर लेती है काम, हमारे यहाँ शायद पॉलिटिशियन कर लेता है, लेकिन बेवकूफ तो हम ही बन रहे हैं अल्टीमेटली। आपने कहा बाइलेटरल, सर मुझे बताइए क्या होता है बाइलेटरल? बाइलेटरल वो होता है जो आप और मैं, हम दोनों जो इस समय कर रहे हैं, मैं अपने फ्री माइंड से बात कर रहा हूं, आप अपने फ्री माइंड से बात कर, और जब हम फ्री माइंड से बात करें तो ये ना देखें कि पाकिस्तान कौन है, हिंदुस्तान कौन है, दो देशों की बात चल रही है। अगर इसे आप इस नजरिए से देखें और इस नजरिए को पॉपुलराइज करें तो चीजें ठीक हों। आप बताइए, हमारे यहाँ बड़ा फेमस है सेइंग कि हर एक चीज को लेकर अल्टीमेटली हम टेररिज्म से कनेक्ट कर देते हैं कि चलिए जी बॉर्डर पर भी ये जो फायरिंग हो रही है ये टेररिज्म की वजह से हो रही है वगैरह वगैरह। सर आप देखिए, पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है या नहीं करता, अगर उसके हाँ या ना करने से हम सेटिस्फाई हो जाए तो मेरे समझ में आ रहा है। आप ही बताइए, अगर हमारा ब्लेम है, अब चलिए एक सेकंड के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट बोल दे कि चलिए जी हमने टेररिज्म सपोर्ट किया, तो लड़ाई खत्म है क्या? लड़ाई फिर भी खत्म नहीं है हमारे बीच में, जो डिफरेंसेस है कहने का। और वो डिफरेंसेस एक्चुअली मैंने अभी आपको बोला, मुझे बताइए कि कौन से वो फ्रिक्शन पॉइंट है, कौन से वो बोन ऑफ कंटेंशन, सिवाय JNK। ये जो बेवकूफ बन रहे हैं हम पिछले 50 साल से, ये हम अपनी खुद की वजह से बन रहे हैं। इसमें ठीक है, और अल्टीमेटली इसमें हम ब्लेम कर दें कि पाकिस्तान को चाइना की वजह से बन रहा है, और पाकिस्तान हमें ब्लेम कर दे कि US की वजह से बन रहा है या जिसके वजह से बन रहा है। दिस डजंट हैव एनी लॉजिक। ये एक्सक्यूजेस हैं, लेम एक्सक्यूजेस। अरे देश टू देश बात करो, इकोनॉमी टू इकोनॉमी बात करो। आपको इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, हमारी इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, ले देकर हम अगर इन जहाजों और इन असला बारूद के ऊपर ही पैसा खर्चते रहेंगे, कहां से आएगी? हमें बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि पाकिस्तान कटोरा लेके घूम रहा है। कौन सा कटोरा आपने देख लिया किसके हाथ में? अरे भाई 4 कंट्रीज ने अगर पाकिस्तान को मना भी कर दिया किसी वजह से, उनका आपसी मामला है, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ बहुत सेंसेशनल, बहुत बढ़ चढ़ के मैं इज्जत कमाता हूं जब ये बोलता हूं अरे नहीं भाई वो तो कटोरा लेकर घूम रहे हैं। और किसने किसको कटोरा लेकर घूमते देखा है, और किसकी कहां इकोनॉमी रुक गई है? आप बता दीजिए मुझे, कौन सी ऐसी कार है पाकिस्तान में जो बिना पेट्रोल के चल रही है? सब पेट्रोल में चल रही है ना गाड़ियां, तो कौन सी इकोनॉमी? यस, इकोनॉमी इज अंडर स्ट्रेन। अंडर स्ट्रेन चाइना की इकोनॉमी है इस समय, क्या बड़ी बात है? हमारे बीच में सबसे बड़ी तकलीफ है कि हम अनफॉर्चुनेटली सेंसेशनल न्यूज सुनने के इतने आदी हो गए हैं, बोलने के इतने आदी हो गए हैं कि इसके बिना हमारा गुजारा ही नहीं। मैं अगर आपके शो पर 3 अच्छी बातें कर दूंगा, चौथे दिन से मुझे बाकी शो वाले बुलाएंगे नहीं, बोले यार ये कर्नल साहब जो है ना ये बड़े थोड़ा लॉजिकली वो हल्की बात कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं। प्यार मोहब्बत तो आपके हमारे बीच में किसी को मंजूर ही नहीं है, क्योंकि जब तक मैं अपनी हेट्रेड नहीं दिखाऊंगा मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं है। अनफॉर्चुनेट। मैंने आपके पाकिस्तान टीवी पर एक और प्रोग्राम किया, बड़ा अच्छा लगा। इनफैक्ट बाकी छोड़ो, आप ही ने मुझे सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया कि ये कर्नल साहब है जिनकी बातों में हेट्रेड नहीं दिखती है। मेरे एक कमांडिंग ऑफिसर ने मेरी इसके ऊपर क्लास लगा दी, व्हाई आर यू साइडिंग देम? अरे भाई कौन साइड कर रहा है? मैंने अगर ये बोल दिया कि अगर पाकिस्तान कटोरा लेके नहीं घूम रहा है या किसने वो कटोरा देखा, इसका मतलब मैं पाकिस्तानी हो गया, मैं पाकिस्तान का सपोर्टर हो गया। मैं बात कर रहा हूं एज अ कंट्री, उस कंट्री और हमारी कंट्री। अगर आज की तारीख में जैसा आप भी कहते हैं कि चलिए चाइना की इकोनॉमी तगड़ी है, अरे क्या होता है तगड़ी? 30 साल मुझे दे दीजिए, मैं तगड़ी कर दूंगा। इन्होंने भी तो 30 साल में ही करी है। 1988 के सेंसस के हिसाब से चाइना की इकोनॉमी इंडिया से पीछे थी। ये मैं नहीं कह रहा, उनके रिकॉर्ड कह रहे हैं। उन्होंने कंसंट्रेट किया, मैं बेवकूफ था, मैं पाकिस्तान के साथ उलझा रहा, मैं अपने हथियार इधर से उधर करता रहा, वो आपके पास नहीं है इकोनॉमी। आज की तारीख में आप और मैं लड़े बैठे हैं कि मेरा कोविड ठीक कर लूं पहले, उस पर पैसा खर्चना पड़ रहा है। चाइना और लेकर एक और नई चीज क्रिएट कर दे रहा है कि चलिए जी आप यहाँ भी पैसा कर। आपको क्या लग रहा है ये जो ट्रुप्स मूवमेंट हो रही है ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है? ब्रिगेडियर साहब लॉजिस्टिक्स के हैं, उन्हें पता है कितनी कीमत। मैं कह रहा हूं आसान है, एक आदमी वहां जान दे मैं उसको कंपनसेशन कर दूं, उससे ज्यादा महंगा पड़ता है उस आदमी को जहां से लेकर वहां तक भेजने में। बिल्कुल सही। मोर मनी। सो आरजू जी,
मैं ये कहूंगा कि ये मेरा सपना ही समझ लीजिए, ये मेरी सोच समझ लीजिए कि जब तक हम लोग लॉजिकली कंट्री टू कंट्री हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करना बंद करिए, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते ही हिंदुस्तान वाला आपको अटैक करेगा, पाकिस्तान वाला आपको अटैक करेगा। आप दो कंट्रीज की बात करिए, लॉजिकल बात करिए कि दोनों कंट्रीज में किसकी ख्वाहिश है लड़ाई लड़ने की, मैं जानना चाहता हूँ। जो एक मिनिस्टर थे जिन्होंने कह दिया कि 100-100 ग्राम के हम न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकते हैं, ये सब बेकार की बातें, इसका कोई मतलब नहीं। चाइना कहता है कि 160 न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम कहते हैं हमारे 160 है। आपको लग रहा है रिचिंगला या रेजांगला या हेलमेट टॉप या ब्लैक टॉप के ऊपर आप न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करेंगे? नहीं। क्यों बात नहीं हो रही? क्योंकि सबको मालूम है जो पॉइंट ऑफ डिसीजंस हैं, अगर हाई ऑल्टीट्यूड ऑब्लिक पहाड़ों में अगर पॉइंट ऑफ डिसीजन आपको करना होता है तो आप रिज लाइन हाइट्स वो पकड़ते हैं, उस वजह से आपकी सो कॉल्ड डोमिनेशन मानी जाती है। भाई चाइना ने गलती से देवसांग में किया, अब उसे प्लेन में ही दिखा, हमने कहीं और करा, हमें वो ज्यादा अच्छी लगी। अब आप बात करने पर आ गए हैं कि भाई दोनों के लिए फोर्सेस मेंटेन करना मुश्किल है, खर्चा हो रहा है ना, अदरवाइज व्हाई इज चाइना वरीड? भाई तेरे जैसी इकोनॉमी अगर किसी की नहीं है, लगा भाई वहां से एसी ट्रेन, डायरेक्ट एरियल केबल वे जो सीधे सारे टॉप्स के ऊपर से लेके तेरे जवानों को नीचे लेगा, लगा के देखो ना। All this is very expensive. Warfare is not a joke. It needs lot of money. It is at the cost of your economy. नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊं सर कि मैं जब भी इंडियन टीवी पे आपको पता है कि जाती हूँ कभी कभार डिबेट्स में, तो हमारे एक पैनलिस्ट है, उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने मुझे एक बार नहीं 2-3 बार फोन किया और वो मुझे कहने लगे कि आप वहां पे शोर मचा के बात नहीं करती हैं, आप वहां पे नफरत से बात नहीं करती हैं, आप ऐसे मत किया करें, इस तरह बात नहीं होती है, अगर आप ऐसे करेंगी ना वो आपको बुलाना छोड़ देंगे। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ना बुलाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने फिर 2-3 दफा मुझे कहा, उसके बाद कहने लगे रहने में आरजू, आपका सॉफ्टवेयर ही ऐसा लगा है, आप जो है ना वो चिल्ला के और इंडियंस के साथ नफरत के साथ बात नहीं कर सकती। मैंने कहा नहीं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ, अगर उन्हें पसंद है तो सही है, नहीं पसंद तो भी सही है, मैं उसमें नफरत और उसमें बुरा भला कहना वो कहाँ से आ गया? तो वो ये कि मुझे भी इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ती है जो आप कह रहे हैं कि अगर मैं भी ऐसे आराम से बात करूं तो मेरे पैनलिस्ट जो मेरे साथ शोज में जाते हैं वो भी नाराज हो जाते हैं कि ऐसे क्यों बात की है। ब्रिगेडियर साहब, आपका लास्ट कमेंट्स, आपने बात सुनी कर्नल साहब की। जी, जहां तक इन चीजों का ताल्लुक है कि इतना सफर हो गया, पार्टीशन के बाद 2 मुल्क बन गए, और अगर 2 मुल्क अमन से, आश्ती से और एक गुड नेबरली रिलेशंस के साथ नहीं रह सकते तो कोई वजह तो है। अब वो वजह दोनों को मालूम है, लेकिन इतनी सख्त, इतनी ताकत, इतनी मॉरल करेज या इतना स्टेचर नहीं है कि अबाउ इन डिफरेंसेस के, अबाउ दिस हेट के, अबाउ ये जो रेट्रिक है, इससे ऊपर करके, इसको बलाए ताक रखकर इन चीजों को हल करें। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे बड़ा अफसोस होता है। कर्नल साहब ने बात की लॉजिस्टिक्स की, यकीनन वो कहते हैं ना कि जो छोटे माइंड होते हैं वो ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं, उससे थोड़े बड़े माइंड जो होते हैं वो स्ट्रेटजी की बात करते हैं, और जो ग्लोबल लेवल के माइंड सेट होता है जो कि हर चीज को देखता है, तो वो लॉजिस्टिशियन होता है। और मैं आपको सियाचिन की मिसाल देता हूँ, वहां पर गोली से इतने लोग, इतने फौजी न माजूर होते हैं और न मरते हैं और न बीमार होते हैं जितने के वेदर कंडीशन से हैं। और वेदर कंडीशन उधर सबसे बड़ा जो वो है किलिंग फैक्टर है, या सबसे बड़ा इनिमी है, थर्ड इनिमी है। और थर्ड इनिमी जो है वो ख्वाह पाकिस्तानी ट्रूप्स हो ख्वाह वो इंडियन ट्रूप्स हो, दोनों पर इक्वली वो असरअंदाज है।
लेकिन जब उसको डीमिलिटराइजेशन की जोन की बात होती है तो बातचीत तो शुरू हो जाती है, कुछ आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसके बावजूद और एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंचते, वरना दोनों का फायदा है। अगर हमारे 1,000 उधर हैं तो उनके 3,000 उधर हैं, वो 3,000 को लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मुझे उस पर अफसोस होता है कि वो जवान, वो कप्तान, वो लेफ्टिनेंट या वो जवान जब उधर से अपनी जवानी में एक टांग कटवा कर आ जाता है फ्रास्ट बाइट से, वो अपने चेहरे को, नाक और होंठों को बिगाड़ कर आ जाता है, या वहां पर उसको एडीमा और बाकी सारी बीमारियां हो जाती है, तो उस फैमिली का क्या बनता है? क्या ये चेहरा हम सियाचिन में जो इस हालात में अपने मुल्क लोगों को दिखाते हैं, तो क्या ये दुरुस्त है? दुरुस्त नहीं है। तो क्यों एक ऐसी जहां पर न घास उगती है और जहां पर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ट्रूप्स मौजूद हैं, और वहां पर तो पॉलिटिशियन 10 जैकेट पहनकर भी नहीं जाता, वहां पर तो इस किस्म के हालात है, लेकिन उसके बावजूद उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये अलमिया है। दूसरी बात ये है कि कौन से दोनों के दरमियान मसाइल है। सबसे बड़ा मसला तो जाहिर है कि कश्मीर का है। अगर कश्मीर पर दोनों अक़वाम मुत्तहिदा में गए हुए हैं तो फिर उस सालिसी को मानकर हल करो। भाई तुम भी अपना आना छोड़ दो, वो भी अपना आना छोड़ दे और इसको खत्म कर लो। वो भी नहीं। चलो आपका शिमला एग्रीमेंट हो गया, शिमला एग्रीमेंट के दरमियान दोनों के बातचीत करो और उस मसले को हल कर दो। वो भी नहीं। तीसरा उसमें कजिया दरमियान में निकाल कर कि अभी वाटर वार शुरू होगा, इसलिए कि वो जो दरिया है उस पर बंद बांधे जाएंगे और कुछ बन रहे हैं, और इसके अलावा उसको डाइवर्ट किया जाएगा और आपका पानी रोक दें, और कहते हैं कि हम उस पानी को समंदर में नहीं गिरने देंगे या उसकी तरफ नहीं जाने देंगे। अगली बात यह आ जाती है कि टेररिज्म की बात होती, तो टेररिज्म भाई ये तो कोई दुनिया उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान जिस जंग में कूदा, उस जंग की वजह से तो उसको नुकसान भी हुआ, और इतना नुकसान हुआ कि जितने जंगे इंडिया के साथ हुए कन्वेंशनल, उसमें इस सब कन्वेंशनल वार में इतना नुकसान नहीं हुआ जितना इसमें हो गए। इन्हें ये एक जंग 20 साल जो है ये सबसे भारी है उन जंगों पर जितने इंडिया के साथ कन्वेंशनल हुए। तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि बजाय पाकिस्तान में उसके कुर्बानियों के, उसको मतलब एक टेररिज्म का एक हार्बिंगर या उसको एक्सटेंशन ऑफ टेररिज्म के तौर पर हो, तो फिर ये बात अमन की तरफ नहीं जाती। ये अमन के पैगामात नहीं है, ना अमन के नैरेटिव्स है। हमने नैरेटिव्स को देखना होगा। आज नैरेटिव्स की वार है। अगर नैरेटिव का वार जो है उसमें साइबर वार है, उसमें 5th जनरेशन है, या उसको आप हाइब्रिड वार या जो भी उसको कह दे, क्या इससे ये जो नफरतों की बात आपने की, नफरतें नहीं बढ़ेगी? अगर आपके फेक अकाउंट से जी जी सर, आप करें हम स्टार्ट? जी 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 बिल्कुल करिए। आपकी वीडियो नहीं आती तो सर आपने बात सुनी थी ब्रिगेडियर साहब की, लास्ट कमेंट आप कर रहे थे जी। ओके आरजू जी, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। मुझे लगता, और मैं ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के तौर पर नहीं बात कर रहा हूं, अब मैं दो देशों के तरह से बात कर रहा हूं। ब्रिगेडियर साहब ने कहा छोटे दिमाग टैक्टिकल सोचते हैं, बड़े दिमाग स्ट्रेटेजिक समझते हैं या बात करते हैं। वेरी गुड। इससे ऊपर की बात कौन करता है, मैं वो जरूर जानना चाहूंगा। और इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर है इंसानियत। इंसानियत की बात कौन करता है? इंसानियत की बात वो ईमानदार आदमी करता है जो ह्यूमैनिटी को रिस्पेक्ट करे। दो देश हो, 198 देश हो, अगर ह्यूमैनिटी को आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, देयर इज नो बेटर रिस्पेक्ट इन स्टैंडर्ड्स देन रिस्पेक्टिंग ईच अदर एज ह्यूमन बीइंग। जिस दिन हम दो देशों को इस चीज की वैल्यू पता चलेगी, उस दिन पता चलेगा कि हम कितनी छोटी सोच के थे।
चाहे हम स्ट्रेटेजिक सोच रहे थे, टैक्टिकल सोच रहे थे, ऑपरेशनल सोच रहे थे, ये सब छोटी पड़ जाएंगी उस इंसानियत की सोच के आगे, जिसके ऊपर अगर दो देश चलना शुरू कर दें तो अपने आप में चीजें ठीक होंगी, चीजें सुधरेंगी। जो 70 साल में नहीं हो पाया वो जरूर होगा। और उसको करने के लिए अगर आपको ब्लेम लेना पड़ रहा है कि आपका सॉफ्टवेयर सॉफ्ट है, तो मैं समझता हूं भगवान करे इस तरह का सॉफ्टवेयर सबके पास हो। Take pride in that software which you have, and if you are able to spread that software, ये वाली चिप जो आपके अंदर लगी हुई है ईमानदारी की, इंसानियत की, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई अचीवमेंट हो पाएगी लाइफ में, चाहे वो आपकी हो, चाहे वो मेरी हो, चाहे वो किसी की भी हो। मैं एज अ फौजी बड़े जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं, इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं। और जो देश इंसानियत छोड़ जाए वो देश किस बात का। बिल्कुल सही। नहीं सर, बहुत शुक्रिया, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी और आई विश कि मैं कभी भारत आ सकूं या आप कभी पाकिस्तान आ सकें और मैं आपसे मिल सकूं और मैं आपके साथ जो है वो खाना खाऊं। तो थैंक यू, बहुत आसान है, बहुत आप अच्छी बातें करते हैं, यकीन करें कि बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब, आपका भी। और बल्कि ब्रिगेडियर साहब आप नाम पूछ रहे थे उनका, पायलट का, शायद आप उनसे पूछ ले। वो जो लेडी एयर कंट्रोलर थी, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम। I am also forgetting her name. She was a squadron leader, sir. She was a squadron leader. हाँ। सर आपका नाम पता नहीं। She proved her She has mettle. been given Vishisht Seva Medal. She has been awarded. She has been decorated for that job. So that is equal to what is it called in English? That medal. The Vishisht Seva Medal, sir. VSM. VSM. What is that stands for? Sir, that is a series. It is starting with VSM. It goes to AVSM and it goes to PVSM. VSM is Vishisht Seva Medal. AVSM is Ati Vishisht Seva Medal. And PVSM is Param Vishisht Seva Medal. That's the highest. That's good. She has been decorated. आप दोनों का कि आप लोग ने जो ज्वाइन किया, एंड आई होप कि हम दोबारा भी बात करेंगे और आई विश के कुछ अमन आ जाए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सर। Great of you. Thank you very much. Jai Hind. थैंक यू। And thank you. Good night.